हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 की प्रश्नावली 9.2 समझाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है। आकृति 9.15 में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एई लंब है डीसी पर और सीई लंब है एडी पर। यदि एबी 16 सेंटीमीटर, एई 8 सेंटीमीटर और सीएफ 10 सेंटीमीटर है तो एडी ज्ञात कीजिए। देखो, आप लोगों को ना यहाँ पर एक आकृति दे रखी है। ये वो आकृति 9.15। इसमें ए बी सी डी आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है? ए ई जो है, ये वाली जो रेखा है, ये डी सी पर लंब है। ठीक है, और सी एफ जो है वो इस ए डी पर लंब है। साथ साथ आपको क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है कितना? 16 सेंटीमीटर। ए ई दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर और सी एफ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। आपको प्रश्न में, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? ये एडी, ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर करते हैं इसको। तो आप देखो, आपको ये 16 दे रखा था यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम देखें एडी तो यहाँ पर है ई हमारे पास। ए ई ये भी हमारे को दे रखी थी कितनी? 8 दे रखी थी। और सी एफ ये भी हमारे को दे रखी थी 10। अब हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो, आपको ये दे रखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। दे रखा है ना। सबसे पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, क्या दिया है मुझे यहाँ। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। साथ साथ और भी चीजें दे रखी थी कि जो एई है वो लंब है डीसी पे, जो सीएफ है वो लंब है किस पे? एडी पे। और ए बी मुझे दे रखी थी यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। एई मुझे यहाँ पर दे रखी थी 8 सेंटीमीटर और सी एफ मुझे यहाँ पर दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। और मुझे यहाँ पर क्या ज्ञात करना था? ज्ञात मुझे यहाँ पर करना है एडी। ठीक है, देखो, आपके पास जो आधार है डीसी वो तो आप निकाल सकते हो। कैसे? अब वो होगा कितना? वो तो 16 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज है उसकी तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो फिर जितना एबी है उतना ही तो सीडी होगा। तो सीडी तो मेरा ऐसे ही निकल गया यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सम्मुख भुजा ए बी पता ही है। अगर मैं ये समांतर चतुर्भुज में देखूं तो ए ई को मैं ऊंचाई ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऊंचाई जो है वो मेरी कितनी है? ए ई, जो कि मुझे दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है, किसका निकालूं मैं? इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का। तो वो क्या होता है? ऊंचाई और आधार इसको गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका मतलब डीसी इंटू ए ई। दोनों ही चीजें मुझे पता है, तो 16 मल्टीप्लाई 8 कर दिया तो यहाँ पर आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो ये समांतर चतुर्भुज दे रखा था ना एबीसीडी, इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल तो मैं एक और तरीके से भी निकाल सकती हूँ ना। वो कैसे? अगर मैं अपना आधार एडी ले लूँ और ऊंचाई सी एफ ले लूँ तो भी तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है ए ही ऊंचाई रहेगी, सी एफ भी तो इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो सकती है। लेकिन जब सी एफ समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी तो आधार एडी होगा। होगा नहीं होगा? चलिए अब वही करते हैं यहाँ पर। तो एडी तो आपको दे ही नहीं रखा, वो तो आपको ज्ञात ही करना है। एडी करना है ना ज्ञात। तो आपको यहाँ पर अब मान लेते हैं, यहाँ पर ऊंचाई जो हमने मानी है वो हमने मानी सी एफ, जो कि हमारे को सी एफ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार हमने यहाँ पर माना एडी, जो कि हमारे को नहीं दे रखा। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, ठीक है, वही उसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने। एक ही चतुर्भुज का दो तरीके से क्षेत्रफल निकालने। एक बार आधार हमने यहाँ पर लिया था सी डी और ऊंचाई ली थी ए ई। अब हमने आधार लिया है ए डी और ऊंचाई ली है हमने सी। तो देखो, आप एक ही चतुर्भुज का दो बार क्षेत्रफल निकाल लो तो क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि चतुर्भुज तो एक ही है।
आपने सिर्फ ऊंचाई और आधार ही तो बदला है, क्षेत्रफल में तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं। तो क्षेत्रफल तो आप पहले से ही निकाल चुके हो ना 128, तो क्षेत्रफल की जगह आप 128 रख दो। आधार आपको नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में वही आपको ज्ञात करना है। सीएफ आपको यहाँ पर पता है 10 ऊंचाई, पता है ना। तो लो यहाँ से आपकी एडी निकल के आ गई, 128 डिवाइडेड बाय 10 कितनी आ गई, 12.8 सेंटीमीटर। तो आपको एडी ही तो ज्ञात करना था, निकल गया एडी, निकल गया ना एडी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ही चतुर्भुज के दो बार क्षेत्रफल निकाल लिए। क्षेत्रफल तो दोनों बार सेम ही रहेगा, बस निकालने का तरीका अलग हो गया। एक बार ऊंचाई और आधार एक को लिया और एक बार ऊंचाई और आधार किसी दूसरे को लिया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि जो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा ई एफ जी एच का वो आधा होगा क्षेत्रफल ए बी सी डी के। आपको यहाँ पर एक चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज, आकृति नहीं दे रखी है, आपको खुद से बनानी है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु आपको यहाँ पर दे रखे हैं ई एफ जी एच। ठीक है ना। चलिए पहले हम ऐसा करते हैं, आकृति बना लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमने एक यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना लिया, नाम दे देते हैं इसको यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है, मध्य बिंदु हमारे को दे ही रखे हैं तो सबके मध्य बिंदु यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो हमारे को दे रखे थे। ए बी का ई दे रखा है, ए डी का एच था, इसका जी था और इसका क्या था, एफ था। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो ना तो ये भी एक चतुर्भुज बन गया है आपके पास। जब आपने ये सारे मध्य बिंदुओं को जोड़ा तो बन गया ना एक चतुर्भुज। वही आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है जो अंदर वाला चतुर्भुज बना है ना उसका क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, बड़े वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा है वो। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो देखो। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे को। तो हमारे को दिया है कि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के एबीसीडी की भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, सीधे हमको यहाँ पर क्या करना है, सीधा हमको ये करना है यहाँ पर कि जो ये चतुर्भुज हमारे पास किसका ई एफ जी एच का है वो क्या है, वो आधा है किसके इसका जो क्षेत्रफल है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो आधा है किसके क्षेत्रफल के, दूसरे वाले चतुर्भुज के, बड़े वाले के। ठीक है, करेंगे कैसे, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं इसमें ना थोड़ी सी रचना कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। और रचना क्या करते हैं हम यहाँ पर देखो, रचना पता है मैंने क्या की, यहाँ पर इस जी को ना इस ई से मिला दिया, ये रचना की है बस। जो रचना मैंने की वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ई को जी से मिलाया। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो, अगर आप देखो जो ई है, ठीक है, और जो आपके पास जी है, ये दोनों ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और ए बी और सी डी तो समांतर है, समांतर रेखा है क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज था, ये आपको दे रखा है, दे रखा है ना। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पर ए ई जी डी ये वाला जो चतुर्भुज है, ठीक है, और ई बी ई, ठीक है, यहाँ पर ई बी सी डी ये भी समांतर होंगे। जब ये दोनों मध्य बिंदु हैं और ये दोनों समांतर रेखा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस जो ये रेखा बनी हुई है ई जी, बिल्कुल ध्यान से समझना, जो ये रेखा बनी हुई है ई जी, इसके इधर वाला चतुर्भुज और इसके इधर वाला चतुर्भुज ये भी तो फिर समांतर ही होंगे। मध्य बिंदु से हमने क्या किया, एक बड़े चतुर्भुज को दो चतुर्भुजों में बांट दिया है, तो वो दोनों जो चतुर्भुज है वो भी तो समांतर होंगे ना। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है,
तो ई तथा जी क्रमशः ए बी तथा सी डी के मध्य बिंदु है और ए बी जो है वो समांतर भी है सी डी के। इसीलिए ए ई जी डी उस मध्य बिंदु से जो रेखा खींची गई है उसके एक साइड का चतुर्भुज, और ई बी सी जी दूसरी साइड का चतुर्भुज, ये दोनों भी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर देखो, दोबारा अपनी आकृति में देखो। अब अगर आप देखो कि जो ई आपके पास जी ई एच ये वाला त्रिभुज है और जो आपके पास ये वाला चतुर्भुज है, अब आप एक ही साइड देखो उसे, ये जिसको मैं यहाँ पर ब्लू पेन से हाईलाइट करूँ। अगर आप इसको देखो तो ये एक ही आधार पर है, ईजी पर है ना, एक ही आधार पर। और अगर हम देखें तो ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। क्यों? क्योंकि इस आधार के सम्मुख शीर्ष जो है चतुर्भुज के एडी और त्रिभुज का एच ये एक ही रेखा पर स्थित है। ऐसा हमने अपनी प्रश्नावली 9.1 में समझा था ना। तो इसका मतलब ये एक ही समांतर रेखा पर स्थित है, दोनों आकृतियां है नहीं है स्थित। तो जब ऐसा होता है तो जो आपके पास त्रिभुज होता है ना, वो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या किसके बराबर होता है? उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। क्लियर हुआ? आधा आधा कंसेप्ट जो है ना इसमें वो 9.1 का लग रहा है। प्रश्नावली 9.1 जो हमने समझी, हमने उसमें यही समझा था कि जो दो आकृतियां होती हैं अगर वो एक ही आधार पर स्थित हैं तो फिर हम ये देखते हैं क्या वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच होती है। और उसके लिए हम क्या देखते थे कि जो उनके सम्मुख शीर्ष है ना वो एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है। चतुर्भुज के अगर मैं सम्मुख शीर्ष देखूं तो ए और डी है, और त्रिभुज का मैं सम्मुख शीर्ष देखूं तो एच है, और ए डी और एच तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? पहले हम इतना ही लिख लेते हैं। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर आपसे त्रिभुज जी ई एच की, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी की, ये एक ही आधार पर और आधार भी कौन सा है? वो जीई है। ठीक है, एक ही आधार जीई तथा एडी जो है वो समांतर है जीई के मध्य स्थित है। और जब भी ऐसा होता है ना तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ त्रिभुज है ये, वो किसके बराबर होता है? वो आधा होता है किसके क्षेत्रफल के बराबर? जो वो चतुर्भुज है उसके। इसको समीकरण 1 मान लो। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही अब आप आकृति की दूसरी साइड पे आ जाओ, इस वाली साइड पर। यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है। चतुर्भुज का नाम है यहाँ पर आपके पास EBCD और त्रिभुज का नाम है आपके पास यहाँ पर GEF। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही आधार पर है ये GE पर, ठीक है, और इनके जो सम्मुख शीर्ष हैं वो भी एक ही रेखा पर हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों आकृतियां भी दो समांतर रेखाओं के बीच में ही बन रही है। तो इसका मतलब ये लिख सकती हूँ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा? आधा होगा वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, जैसा कि अभी मैंने इस साइड वाले पे किया था। कर सकती हूँ वही चीज अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर नीचे चाहो तो रीजन लिख सकते हो इसका। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज
समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। आधा मतलब उसका क्षेत्रफल आधा होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरी साइड वाले की। तो त्रिभुज जी ई एफ था, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज आपके पास ई बी सी डी था, जो कि एक ही आधार पर है, एक ही आधार जीई, तथा बीसी जो है वो समांतर है जीई के मध्य स्थित है। तो इसका मतलब यहां पर भी फिर मैं ये लिख सकती हूँ कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज किसका, जीई एफ का, वो किसके बराबर होगा, आधा किसके, क्षेत्रफल के, चतुर्भुज के ई बी सी डी के। और इसको अपनी दूसरी समीकरण मान लेते हैं। अब अगर आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब आप जोड़ोगे ना तो आप देखोगे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक साथ आ गया। एक हमने लिख दिया जीई एफ और एक लिख देते हैं हम जीई एच, और यहाँ पर दोनों चतुर्भुजों का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आप दोनों त्रिभुजों को जोड़ दोगे अपनी आकृति में, देखो तो एक चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ई एफ जी एच, ठीक है ना। और ये वाला समांतर चतुर्भुज और ये वाले समांतर चतुर्भुज को जोड़ोगे तो एक बड़े वाला चतुर्भुज बन जाएगा ए बी सी डी। और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो क्षेत्रफल ई एफ जी एच जो है वो बराबर हो गया आधा किसके, क्षेत्रफल के, ए बी सी डी के। चलो, जो सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हो गया है हमारा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, तो P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल APB जो है वो बराबर है क्षेत्रफल BQ। ठीक है, देखो आकृति नहीं दे रखी, इतना बता रखा है एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, जिसमें DC और AD पर दो बिंदु हैं। इन दोनों भुजाओं पर एक एक बिंदु है, एक P और एक Q। ठीक है ना, चलिए पहले हम यही कर लेते हैं, अपनी आकृति बना लेते हैं और जो दिया है वो लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया यहाँ पर ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कह रहा था एक पी पॉइंट स्थित है, ठीक है, पी बिंदु थी, और यहाँ पर एडी पे क्या थी, क्यू थी, एडी एडी क्यू थी यहाँ पर। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसमें ना खुद से थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये हमने खुद से जोड़ा है। ठीक है, आप देख लो दो त्रिभुज बन गए हैं इसके अंदर। अब जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपको कह रहा था एपीबी। अगर आप क्वेश्चन में देखो एपीबी, तो एपीबी का क्षेत्रफल तो तभी निकालोगे ना जब एपीबी कोई आकृति बनी हुई होगी, इसलिए जोड़ा हम। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ लिखते हैं क्या दिया है आपको। आपको ये दिया था कि पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं डीसी और एडी पर स्थित है। मध्य बिंदु नहीं है, ये सिर्फ बिंदु है, स्थित बिंदु है। ठीक है, सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है,
सिर्फ आपको ये करना है कि जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज ए पी बी का वो बराबर है क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज के, बी क्यू सी के। जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए करेंगे कैसे, बहुत आसान है। देखो अगर आप सबसे पहले यहाँ पर देखो इस वाले त्रिभुज की बात करो ए पी बी की, और चतुर्भुज लो ए बी सी डी, तो ये एक ही आधार पर स्थित है ए बी पर, है ना, एक ही आधार पर स्थित। और दो समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं ए बी और सी डी, इन्हीं के बीच में बन रहे हैं, क्योंकि इनके जो सम्मुख शीर्ष है डी पी सी, ये एक ही रेखा पे है, तीनों बिंदु डी पी सी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पे स्थित है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में समझा था, अगर ऐसा होता है तो जो त्रिभुज होता है वो समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, किया था ना। चलो वो यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से अब। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ए पी बी तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार ए बी तथा ए बी जो है वो समांतर है सी डी के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर मैं ये लिख सकती हूँ कि जो क्षेत्रफल है मेरे पास ए पी बी का वो आधा होगा किसके, क्षेत्रफल के ए बी सी डी के, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से अब ये वाला त्रिभुज लो डी क्यू सी और क्षेत्रफल लो ए बी सी डी, तो ये भी एक ही आधार पर स्थित है, बस यहाँ आधार बदल गया, बी सी हो गया। और अगर आप देखो इसके सम्मुख शीर्ष AD और त्रिभुज का सम्मुख शीर्ष Q ये एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसका मतलब ये एक ही समांतर रेखाओं पे बने हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये वाले दोनों चीजें ले लेते हैं। तो त्रिभुज BQC और समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, एक ही आधार, बस आधार बदल गया है यहाँ पर, एक ही आधार BC तथा AD जो है वो समांतर है BC के मध्य स्थित है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का वो आधा होगा किसके, क्षेत्रफल चतुर्भुज के। अब अगर आप समीकरण 1 और 2 से देखें तो आप देखो यहाँ पर भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब मैं इन दोनों समीकरणों से ये लिख सकती हूँ कि जो क्षेत्रफल है मेरे पास त्रिभुज ए पी बी का वो बराबर है किसके, क्षेत्रफल के त्रिभुज बी क्यू सी के, है ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, तो फिर मैं इन दोनों को भी बराबर लिख सकती हूँ, और मुझे क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी आपके पास इस प्रश्नावली में 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 क्वेश्चन ना हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक आज कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।